अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हमने पढ़ना है कि बर्नौलीज़ इक्वेशन और ब्लड फिजिक्स का क्या ताल्लुक है। बेसिकली ना होने के बराबर इन दोनों का ताल्लुक है, लेकिन आपके सिलेबस जिन लोगों ने बनाए हैं उनको शायद ये चीज़ देखनी चाहिए थी। लेकिन ब्लड फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फ्लूइड डायनामिक्स के कौन कौन से लॉज लगते हैं ब्लड फिजिक्स में, वो हमने देखने हैं। क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं पीटीबी, एफटीबी, और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, वो सारी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप जो है उन चीज़ों को समझिएगा। कुछ चीज़ें इसमें रट्टे वाली हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसका जो आखिरी टॉपिक होगा दैट विल बी यूजेज ऑफ रेडिएशन। अब यूजेज ऑफ रेडिएशन आपके याद करने की चीज़ है, तो उसमें मेरा काम आपको समराइज़ करके चीज़ें देना है, फिर उसके बाद आपने रट्टा ही मारना है उन चीज़ों को। जो समझाने वाली चीज़ें होंगी वो मैं समझा दूंगा। सो ब्लड फिजिक्स, ब्लड जब हमारी ब्लड वेसल्स में से गुजरता है तो ब्लड वेसल्स का एरिया भी चेंज होता है डिफरेंट इंस्टेंट्स पर। एओर्टा सबसे बड़ी है, आर्टरियोल्स छोटे हैं, कैपिलरीज बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक साइज़ पर पहुंच जाती हैं। इस तरह वेन्स हैं, वेन्यूल्स हैं, फिर वेना केवा सबसे बड़ी वेन है, ये जुगुलर वेन हमारी थोड़ी सी मीडियम साइज्ड की है। तो वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप्स हैं जिनके अंदर फ्लूइड रन कर रहा है, और वेरिंग हाइट भी है। एओर्टा ऊपर है, वेना केवा ऊपर है, जुगुलर वेन इधर है, और अगर हम सो जाएंगे हॉरिजॉन्टली तो फिर सारे ब्लड के जो कंटेंट्स हैं उनकी हाइट सेम हो जाएगी। तो प्रोन पोजीशन जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल सुपाइन पोजीशन, सॉरी, सीधा लेटने वाली, जिसमें आपका सर ऊपर की तरफ हो, छत की तरफ, और आप अपनी पीठ पर लेटे हुए हों, उस पोजीशन में सारों की हाइट सेम है। लेकिन जब हम खड़े हुए हैं तो डिफरेंट ब्लड कंटेंट्स की हाइट डिफरेंट है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो बर्नौलीज़ इक्वेशन में हमने डिस्कस की थी कि फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप of varying cross sectional area and varying height। तो why not apply Bernoulli's equation on blood physics? तो उसकी वजह यह है कि Bernoulli's equation जो है that was for ideal, यानी कि नॉन विस्कस फ्लूइड्स। ब्लड इज नॉट नॉन विस्कस, ब्लड इज अ रियल फ्लूइड। इन रियलिटी देयर इज नो फ्लूइड कि जिसकी स्ट्रीम लाइंस के बीच में फ्रिक्शन ना हो, कि जिसको फ्लो करने की ऑपोजिशन फेस ना हो, कि जिसके अंदर आप कुछ रन करें तो ड्रैग फोर्स ना हो। ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है। एवरी फ्लूइड हैज सम विस्कोसिटी, नॉन जीरो विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी नॉन जीरो होती है रियल फ्लूइड्स के लिए, जबकि बर्नौलीज़ इक्वेशन तो नॉन विस्कस फ्लूइड्स के लिए है। तो इसीलिए हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को अप्लाई नहीं करते ब्लड फिजिक्स में बेसिकली। सो ये जो टॉपिक का नाम है कि बर्नौलीज़ इक्वेशन एंड ब्लड फिजिक्स, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। बर्नौलीज़ इक्वेशन इज नॉट फॉर ब्लड फिजिक्स। अब डेंसिटी ब्लड की कितनी है, बेसिकली पानी की डेंसिटी के अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है। कितनी है पानी की डेंसिटी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लिखते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर, या हम इसको लिखते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको हम लिखते हैं 1 किलोग्राम पर लीटर। ये सारी इसी की डेंसिटी है, डिफरेंट फॉर्म्स में आपको ये यूनिट्स आने चाहिए, ठीक है ना। एक बात याद रखें, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या जिसको हम 1 cc लिखते हैं, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का पहला वर्ड सी, क्यूब का पहला वर्ड सी, इनकी एब्रिविएशन है 1 cc। ये 1 ml के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ब्लड की डेंसिटी भी उसी तरह से पानी की डेंसिटी के ही बराबर है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है लेकिन बराबर है। लेकिन विस्कोसिटी ब्लड जो है वाटर की विस्कोसिटी से 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ब्लड विस्कस ज़्यादा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बात है कि डेंसिटी विस्कोसिटी डिफरेंट चीज़ें, अगर डेंसिटी विस्कोसिटी सेम चीज़ें होती तो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी भी पानी की ही विस्कोसिटी जितनी होती है। ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने कहा था विस्कोसिटी इस चीज़ को कहते हैं कि एडजेसेंट कंटेंट्स ऑफ फ्लूइड आपस में कितनी फ्रिक्शन शो करते हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक साइज का और देखा ही नहीं जा सकता, तो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल कोई नहीं है। ब्लड में अच्छे खासे बड़े माइक्रोमीटर साइज के जो हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं। तो उसके जो कंटेंट्स हैं उनमें पार्टिकल्स का साइज़ ज़्यादा है, तो इस वजह से एडजेसेंट स्ट्रीम लाइंस में फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो इसीलिए ब्लड ज़्यादा विस्कस है। ऑपोजिशन टू फ्लो ब्लड में ज़्यादा है, 5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ पॉइज़ोइज लॉ, इसका शायद मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना इसकी डेरिवेशन, लेकिन ये अप्लाई होता है जब आप कार्डियोलॉजी पढ़ेंगे अपने इंशाल्लाह पहले फर्स्ट ईयर MBBS के साल में, तो आप कार्डियोलॉजी में ये पॉइज़ोइज लॉ भी पढ़ेंगे, आप फिक्स लॉ भी पढ़ेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे लॉज जो फिज़िक्स बेस्ड हैं और यूज़ होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह
उसमें से एक लॉ मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ जिसका जिक्र एफटीबी में आपकी बुक में है, लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पर अगर एक इक्वेशन ऐड कर दी जाती तो कितना अच्छा होता है, जो नहीं ऐड की गई। वहाँ पर सिर्फ फैक्ट लिख दिया गया, थ्रो कर दिया गया है, जिसका ना कोई मतलब है ना मकसद है, और बच्चों को वो मेमोराइज करना पड़ता है। तो आप अगर ये इक्वेशन समझ लें तो आपको वो फैक्ट समझ में आ जाएगा कि वो लिखा क्या हुआ है। क्यू क्या है, क्यू के ऊपर अगर मैं डॉट लगाऊं तो ये क्या होगा, फ्लो पर मिनट। फ्लो है, ब्लड फ्लो, कितना कितना मीटर क्यूब एक सेकंड में जा रहा है, या पर मिनट या पर सेकंड। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर, यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे आप ब्लड वेसल के इस एंड और इस एंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा दोनों एंड्स के बीच में, अगर यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करूंगा तो उसके अक्रॉस फ्लो उतना ज़्यादा होगा। सो फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस। द फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेसल। अगर वेसल बड़ी है, यानी कि पाइप, अभी हम वेसल की बात कर रहे हैं ब्लड वेसल की, वो बड़ी है तो उसमें फ्लो स्लो हो जाएगा। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने करंट का पढ़ा था कि अगर लेंथ ज़्यादा है वायर की तो रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखें फ्लूइड डायनामिक्स की करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रही हैं। और अगर वोल्टेज एक कंडक्टर के एंड्स पर ज़्यादा दी हुई है तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि फ्लो जो है वो प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जिस तरह हम कहते हैं करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा विस्कस फ्लूइड को ज़्यादा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, फ्लो कम हो जाएगा। उसके अलावा पाई कांस्टेंट है, रेडियस टाइम्स 4 है यहाँ पर, रेडियस पाई आर स्क्वायर नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पर गलती हो जाती है बच्चों से कभी कभार। यानी कि इस ब्लड वेसल की रेडियस की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लो। जब हम कहते हैं कि क्वांटिटी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी बी, तो हम कहते हैं कि अगर इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। जब हम कहते हैं क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कहते हैं इसको डबल करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि इसके डबल करने से अब इफेक्ट ज़्यादा है, इसके डबल करने से इफेक्ट उतना ही था। तो अगर मैं इसको क्यूब कर दूंगा तो मैं कहूँगा इसको डबल करोगे तो ये 2⁻3, 2 2 4, 4 2 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर होता है उतना उस क्वांटिटी का चेंज करने से इस क्वांटिटी पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो आप देखें फ्लो, ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल रेज टू द पावर 4 है। यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत भी ब्लड वेसल का रेडियस चेंज करेंगे तो ब्लड फ्लो अच्छा खासा इफेक्ट होगा। दिस इज द रीजन कोलेस्ट्रॉल इज हार्मफुल फॉर यू। दिस इज द रीजन कि अगर आपको एक मरतबा ब्लड वेसल में यहाँ पर प्लैक बनना शुरू हो जाए, बिल्कुल यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल प्लैक अगर बन गया तो क्या होगा कि रेडियस डायमीटर कम हो जाएगा, रेडियस भी कम हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो रेज टू द पावर 4 है, अच्छा खासा ब्लड फ्लो इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ काम हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है जो कि हार्ट अटैक का बाइस बनता है, तो आप उस बंदे को थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल खिलाएंगे, उसका थोड़ा सा भी अगर प्लैक मोटा हो गया, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा भी फर्दर इफेक्ट हुआ रेडियस के ऊपर, तो उसका रेज टू द पावर 4 इफेक्ट आएगा ब्लड फ्लो के ऊपर, दिल को खून ही नहीं जाएगा, दिल मर जाएगा उसका, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है ना। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसमें हमारे मायोकार्डियम का इन्फाक्ट हो गया है, जो हमारे हार्ट के मसल सेल्स हैं वो डेड हो गए हैं। इन्फाक्शन बेसिकली सेल डेथ को कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रेडियस को हाफ कर देता हूं तो मेरा जो ब्लड फ्लो है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। मेरा ब्लड फ्लो जितना पहले था 16 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। दिस इज़ द रीज़न हार्ट के पेशेंट्स को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फिर भी खा रहे होते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो खैर एक तो ये चीज़ हो गई। बाकी अब आगे 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपके ब्लड प्रेशर के हवाले से हैं, अब जो एफटीबी वालों को समझने चाहिए क्योंकि ये पीटीबी में है। ये पहले वाले कुछ पॉइंट्स एफटीबी में थे, ये पॉइजनस लॉ एफटीबी में एक्सप्लेन नहीं है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ और रट्टे वाले पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने हैं। यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर हम टोर में करते हैं, बेसिकली मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ठीक है ना। 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टोर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 760 टोर, ठीक है ना। ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आपने बेरोमीटर 9th 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, आपको पता होगा कि ये हम किस टर्म्स में करते हैं, क्योंकि जो प्रेशर है वो तो फोर्स पर यूनिट एरिया है,
तो ये मिलीमीटर मरकरी ये कहाँ से आ गया? तो बेसिकली ये मरकरी के कॉलम की हाइट होती है, या अगर हम सेंटीमीटर ऑफ वाटर भी यूनिट होता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो रेस्पिरेटरी मीटर होता है। पेशेंट्स जब भी सांस के मरीज वाले, अस्थमा वाले आते हैं तो हम उसका एक किस्म का रेस्पिरेटरी एनालिसिस करने के लिए वो हम जब रेस्पिरेटरी प्रेशर लेते हैं लंग्स के इनसाइड का, वो सेंटीमीटर ऑफ वाटर में लेते हैं। ठीक हो गया। तो खैर ये चीज़ें अभी बताने वाली नहीं है, बस आपको याद करना चाहिए ये जो है यूनिट्स क्या हैं और कितना होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। अंदर वाली चीज़ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए जब हम वेसल को पंक्चर करते हैं तो ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है लेकिन वेसल ने उसको कंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, बच्चे कहते हैं कि सर जी ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 है। इसका मतलब क्या है कि 120 जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर है। हार्ट जब धड़का उस वक्त जो उसने पंप किया हाई प्रेशर से, तो उस वक्त एओर्टा की वाल्व्स के ऊपर ज़्यादा ब्लड फ्लो जब होता है तो अच्छा खासा ब्लड आ जाता है, वो भर जाती है एओर्टा, तो प्रेशर ज़्यादा होता है। वो सिस्टोलिक प्रेशर है, वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ये जो है ये डायस्टोलिक प्रेशर है, ये 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो फिर आप कहते हैं कि सर जी ब्लड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा कैसे है? तो हमारे जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी किसी भी चीज़ का जब प्रेशर मेजर करती हैं, स्पेशली हमारा जो स्फिग्मोमैनोमीटर है वो जब प्रेशर मेजर करता है वो उसको रेफरेंस वैल्यू के तौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करके करता है। यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 कंसिडर किया जाए तो फिर हमारा ब्लड का प्रेशर 120 है सिस्टोल के वक्त, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 कंसिडर किया जाए तो हमारा डायस्टोल के वक्त ब्लड प्रेशर 120 की बजाय 80 है। यानी कि अगर हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू करना चाहें तो सिस्टोलिक प्रेशर 760 प्लस 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर 760 प्लस 80 है, ठीक है। तो ये बात, ये कन्फ्यूजन बच्चों को होती है, ये आपने क्लियर कर लेनी है। दूसरी चीज़, सिस्टली और डायस्टली के वक्त ब्लड वेसल्स का स्टेटस क्या होता है? ब्लड वेसल्स में सिस्टली डायस्टली के वक्त ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर इस तरह से वेरी करता रहता है, बार बार इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। अब आपकी जो एफटीपी वाली बुक है उसमें इसकी जो डायग्राम बनाई गई है वो कुछ इस किस्म की बनाई गई है कि जी ब्लड प्रेशर इस तरह से बढ़ता है घटता है, बढ़ता जब मैक्सिमम होता है तो 120, जब घटता है तो कम होता है तो 80, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। इसकी जो असल डायग्राम होती है वो ये होती है। अब यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल साइनस कर्व नहीं है, आप देखें उस तरह से नहीं है ये कर्व। इस कर्व में थोड़ी सी बीच में बेंडिंग है, यहाँ पर आकर एक नॉच बनती है और फिर वापस जाता है। अब आप कहेंगे सर जी एक नॉच का क्या ही होता है? ये नॉच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नॉच को हम कहते हैं इंसिजुरा, वो पढ़ेंगे आप आगे इंशाल्लाह जब आप एमबीबीएस में आएंगे। ये जो इंसिजुरा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का प्रेशर टवर्सिस टाइम ग्राफ हम बनाएं और उसके ग्राफ में ये इंसिजुरा ना आए तो इसका मतलब है उसका एओर्टिक वेल्व फारिग है, बिल्कुल, इसीलिए इंसिजुरा नहीं आ रहा। तो ये, और ये एओर्टिक वेल्व इम्पेयरमेंट बहुत बड़ी डिजीज़ है। तो आपके एफटीपी वालों ने अपेरेंटली, जिसने भी इस तरह का ग्राफ बनाया है उसको अपेरेंटली मेडिसिन का नहीं पता, वरना इसको इस तरह से नहीं बनाना चाहिए था। सो एक्चुअल प्रेशर वेरिएशन का ग्राफ इस तरह का है। अब स्फिग्मोमैनोमीटर किस तरह से मेजर करता है आपके ब्लड प्रेशर को? स्पेशली हम जो पढ़ेंगे हम एक मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर पढ़ेंगे, वरना आप तो डिजिटल जो है आ गई हैं डिवाइसेस जो बाकायदा आपको वर्ड्स में लिख के बता देती हैं कि कितना प्रेशर है। जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है मैनुअल वाला, उसके साथ एक पंप लगा होता है, और वो पंप क्या करता है, आप एक कफ यहाँ पर बांधते हैं अपनी बाजू के ऊपर, और उस कफ के यहाँ से एक पाइप निकल रहा होता है बिल्कुल आपकी इस साइड के ऊपर। इसको उल्टा यूं नहीं बांधना होता, उसका पाइप यहाँ से एल्बो वाली साइड से नहीं निकलना चाहिए, इस साइड से निकलना चाहिए, ये उसूल है। यहाँ से वो पाइप निकलेगा, उसमें से 2 पाइप निकलेंगे। एक पाइप उसका आपका जाएगा एयर पंप के अंदर, जिसको आप प्रेस करके इस कफ में हवा भर सकते हैं। ये कफ में हवा भर जाएगी और आपकी वेसल के ऊपर जो रखा हुआ वो वेसल को कंप्रेस कर देगा वो कफ। वेसल यहाँ पे जो होती है जिसका हम इसमें बेसिकली ब्लड प्रेशर नोट करते हैं वो होती है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। और हम जब उसको प्रेशर बढ़ाएंगे वो प्रेशर बढ़ जाएगा, वेसल बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी, और आपका जो स्फिग्मोमैनोमीटर का मरकरी का कॉलम है वो बिल्कुल बढ़ता बढ़ता काफ़ी बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने स्फिग्मोमैनोमीटर का वो जो है कफ में इतना ज़्यादा हवा भर दी कि इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया। अब आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर है वो ब्लड प्रेशर से भी ज़्यादा कर दिया है, तो अब बाहर जो प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर से ज़्यादा है तो वो आपकी ब्लड वेसल को कोलैप्स कर देगा। आपकी ब्लड वेसल बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी, और आपने फिर इसी पॉइंट पर स्टेथोस्कोप का डायाफ्राम रखना है जहाँ से 2 पाइप्स निकल रहे हैं बिल्कुल उसके नीचे एग्जैक्टली ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर, और आपने सुनना है, ठीक है। अब आप जब सुनेंगे उसको तो आपको क्या आवाज़ आएगी, आप इस तरह से रखेंगे इसको
और आप इसको लगाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल इसके ऊपर, पीछे से बेल के ऊपर आपने 2 हैंड्स रखने हैं। अब आपको आवाज़ आएगी, कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जो एयर कफ है आप उसका हल्का सा वेल्व ढीला करेंगे। जब आप वेल्व ढीला करेंगे तो बेसिकली आप उस जो कफ है उसकी हवा निकाल रहे हैं। तो बेसिकली आप आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कम कर रहे हैं। तो आप ये प्रेशर कम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। जिस पॉइंट पर आपका वो बाहर वाला कफ का प्रेशर अंदर जो वेसल है उसके प्रेशर के, सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर हुआ, तो उस पॉइंट पर आपको अचानक से अपने कान में धक 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 सुनाई देना शुरू कर देगी, लब डब की साउंड। ठीक है, आपने जैसे ही आपको ये धक धक की आवाज़ सुनाई दे, आपने उस वक्त फ़ौरन से घूरना है उस मरकरी के कॉलम को कि जब धक धक की आवाज़ सुनाई दी तो क्या प्रेशर था। वो जो भी प्रेशर वो शो कर रहा होगा उस वक्त, वो एग्जैक्टली सिस्टोलिक प्रेशर होगा, क्योंकि इसी प्रेशर के ऊपर आकर ही हमारी जो कफ का प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर हुआ है। वो जो शो कर रहा होता है आपको, वो कफ का प्रेशर शो कर रहा होता है। तो कफ का प्रेशर जिस पॉइंट पर आकर रुका और धक धक सुनाई देना शुरू हो गई, उस वक्त कफ का प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले बाहर कफ का प्रेशर बहुत हाई था, वेसल बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी, सिस्टोलिक के वक्त बड़ी और डायस्टोलिक के वक्त कम नहीं हो रही थी। जब हमने उसको बिल्कुल सिस्टोलिक के प्रेशर जितना कर दिया, तो अब सिस्टोलिक के वक्त वो कोलैप्स होती है, डायस्टोलिक के वक्त बिल्कुल वो हो जाती है। सिस्टोलिक के वक्त थोड़ी सी बढ़ती है, खुलती है, तो हमारे पास आवाज़ आती है धक की, और डायस्टोलिक के वक्त वापस बेचारी कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि डायस्टोलिक के वक्त उसका प्रेशर कफ के प्रेशर से नीचे गिर जाता है। ठीक हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं वेल्व उस तरह ही खोल के रखूँगा और आहिस्ता आहिस्ता वेल्व की हवा ज़्यादा निकलती जाएगी। रोटर कफ का जो बाहर वाली कफ है उसका प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उस कफ का प्रेशर अब इतना कम हो गया है कि अब वो डायस्टोलिक प्रेशर के बराबर आ गया है। इस सारे के सारे रीजन में मुझे धक धक की आवाज़ सुनाई देती रहेगी। ये धक धक की आवाज़ को बेसिकली हम कहते हैं कोरोटकॉफ साउंड्स। ठीक है ना। यहाँ पर जब आप रखेंगे अपना स्टेथोस्कोप, तो यहाँ पर जो आपको आवाज़ सुनाई देती है दैट इज़ नॉट कोरोटकॉफ साउंड्स। जो आपने यहाँ पर आवाज़ सुनी है दीज आर कोरोटकॉफ साउंड्स। ये दोनों डिफरेंट आवाज़ हैं, ये दिल की आवाज़ नहीं है, ये वेसल की आवाज़ है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सो ये कोरोटकॉफ साउंड्स आप सुनते रहेंगे इस पूरे के पूरे रीजन में। एक वैल्यू आपको पता चल गई सिस्टोलिक की, सपोज 120 है। यहाँ पर आकर क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर जो अंदर वाली वेसल का है वो बाहर की कफ के प्रेशर के बराबर हो गया, क्योंकि हमने कफ का प्रेशर बहुत कम कर दिया है। तो अब वो जो वेसल है, पहले वो सिर्फ सिस्टोलिक के वक्त खुल पाती थी इस रीजन में, लेकिन डायस्टोलिक के वक्त कोलैप्स रहती थी, क्योंकि डायस्टोलिक के वक्त प्रेशर कफ का इतना ज़्यादा था उसको कोलैप्स करके रखता था। अब वो सिस्टोली डायस्टोली दोनों के वक्त खुली ही रहेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको वो, चूँकि बार बार वो कोलैप्स खुलती और कोलैप्स नहीं होती, सेम उसके ऊपर रहती है, तो आपका यहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है। तो इस रीजन के अंदर अंदर जो फ्लूइड का फ्लो है, हमारे ब्लड का फ्लो, दैट विल बी अ टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि वेसल खुलती है फिर बंद होती है, तो टर्बुलेंस है, लेमिनार फ्लो नहीं है। इसके बाद आगे वेसल खुली ही रहती है बिल्कुल, तो हम इस रीजन में कहेंगे कि इस रीजन में लेमिनार फ्लो है। ठीक है, ये चीज आपने देखनी होती है। अब इस चीज को रियल में किस तरह से देखते हैं वो हम एक वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। गौर से देखनी है वीडियो, इसमें हम वो सारी की सारी बातें जो मैंने अभी की हैं वो एक्चुअल में डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। वहाँ पर आपको पेशेंट दिखाया जाएगा और यहाँ पर उसका पूरा का पूरा मीटर है। तो स्टार्ट करते हैं। धक धक की आवाज़ आ रही, स्लो होती जा रही है, ख़त्म हो गई। दिस इज हाउ यू नोट द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। आपको जिस लेवल पर आवाज़ सुनाई देना शुरू कर दे, दैट विल बी द पॉइंट वेयर यू नोट द सिस्टोलिक प्रेशर, एंड जिस लेवल पर आपको कोरोटकॉफ साउंड आना बंद हो जाए, दैट विल बी द पॉइंट वेयर यू नोट द डायस्टोलिक प्रेशर। और आप उसको लिख लेंगे और पेशेंट को पकड़ा देंगे कि जी ये है आपका बीपी। ये चीज़ एक बेसिक स्किल है, आपको आनी चाहिए। वेल, फ्लूइड डायनामिक्स में आपको जो एमसीक्यू आएगा यहाँ से वो यही आएगा कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज, दैट इज द स्फिगोमैनोमीटर। स्फिगोमैनोमीटर किस तरह से ब्लड का प्रेशर मेजर करता है, तो आप कहेंगे ये डायनामिकली ब्लड का प्रेशर मेजर करता है, बिकॉज स्फिगोमैनोमीटर के थ्रू जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हम
चेंजिंग प्रेशर रखते हैं, ठीक है ना। डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर डायनामिकली नहीं मेजर करता, उसका एक डिफरेंट फिनोमेना होता है, ये डायनामिकली मेजर करता है, ठीक है। तो ये आपने वर्किंग ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर समझ ली, ब्लड फिजिक्स पढ़ ली, कौन कौन से लॉज लगते हैं, विस्कोसिटी, डेंसिटी आपने रट्टा मारना है, विस्कोसिटी की जो आपकी टेबल में वैल्यू दी है वो याद रखनी है, डायरेक्टली उसका एमसीक्यू आएगा। यूनिट कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है बीपी, ये फैक्ट कितना होता है वो फैक्ट। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक के वक्त कैसी होती है, सिस्टोलिक के वक्त फैलती है, डायस्टोलिक के वक्त कोलैप्स रहती है, अगर उसके ऊपर रखा हुआ हो नॉर्मली वो उसका स्टेटस सेम रहेगा, और इसमें से कौन सा सिस्टोलिक है कौन सा डायस्टोलिक है। एंड दिस लॉ अगर इसको हल्का सा देखना चाहें ताकि आपको पता चल जाए वो कोलेस्ट्रॉल के प्लेक के बारे में कि कितना रेडियस अगर कम होगा ब्लड वेसल का तो ब्लड फ्लो कितना अफेक्ट होगा। दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड फिजिक्स। ये आपका फ्लूइड डायनामिक्स का कंप्लीट चैप्टर हो गया। अब आपने एसी और फ्लूइड डायनामिक्स के चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए वो आपने क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं, वो हम सुपर लेक्चर में क्लियर करेंगे। वीकली टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार रखना है और फिर उसके बाद आपने वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक हो गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वीकली टेस्ट। अल्लाह आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज़।